गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स के क्रैश कोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम के अंतिम पड़ाव में होंगे और ये जो आज का जो इकोनॉमिक्स का जो क्लासेस है वो क्रैश कोर्स पर आधारित होगा। तो क्रैश कोर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें कि इकोनॉमिक्स में जो 12वीं क्लास का दे रहे हैं, तो हालांकि सब सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको हम लोग अगर कवर कर लेते हैं तो हम लोगों को अच्छे मार्क्स लाने में बहुत सहायता करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अर्थशास्त्र में जो है डाटा बेस या फिगर बेस यानी डायग्राम बेस क्वेश्चन अगर आप टच कीजिए, चाहे फार्मूला बेस क्वेश्चन टच कीजिए, तो आपको अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती है। तो उसी पैटर्न पर आधारित हम कुछ टॉपिक को सिलेक्शन करेंगे क्रैश कोर्स में, जिसको हम लोग अच्छे से अगर फोकस करते हैं तो हम लोगों को मार्क्स अच्छा लाने में बहुत मददगार साबित होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र 12 का अर्थशास्त्र में दो पार्ट है। एक पार्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दो पार्ट है। तो आज हम लोग सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इसको हम लोग वैसे टॉपिक को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो डायग्राम बेस्ड हो और जो फार्मूला बेस्ड है। और इस सब पर फोकस करने में सबसे पहला जो क्वेश्चन टॉपिक जो आता है मेरा कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया एवं प्रकार। हम एक एक टॉपिक को लिखते चलते हैं और इसको हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे कि हम लोगों को आसान पड़ेगा बनाने में। इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया का तात्पर्य क्या होता है एवरीवन? आर्थिक क्रिया का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिसमें व्यक्ति अपनी सीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए असीमित आवश्यकताओं का प्रयोग करता है। यानी कि आर्थिक क्रिया में सीमित आवश्यकताओं से सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने की क्रिया को हम लोग आर्थिक क्रिया करते हैं। यानी अन्य भाषा में समझें तो आय का निर्माण करने वे क्रिया जो आय का निर्माण करता है, वे क्रिया जिसके द्वारा आय का सृजन होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। आय का सृजन करने वाली क्रिया को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। और इसके प्रकार हम लोग शॉर्ट में ही धीरे धीरे लेके चलेंगे सिर्फ मेमोराइज करने के लिए। यानी आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार होते हैं, 4 काइंड, यानी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा विनिमय और चौथा निवेश। अब एक एक करके इसको भी तो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है इसमें। यानी उत्पादन क्या है? किसी वस्तु में उपयोगिता का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। यानी कि दुनिया में जितने भी वस्तु है किसी न किसी क्वालिटी होता ही है इसमें। यानी वस्तु सेवा में उपयोगिता का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन करने के लिए कौन कौन से साधन चाहिए? उत्पादन करने के लिए 5 साधन चाहिए। देखिए इसमें जो हम आपको बता रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन तीनों आएगा। जैसे मान लीजिए कि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है क्या कि उत्पादन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है? तो आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार हो गए। अब बोलेगा क्या कि उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं, उत्पादन के कितने साधन होते हैं? यानी उत्पादन के 5 साधन होते हैं, यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, ठीक है? यानी कि वो आपको अब 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर दे देता है कि उत्पादन किसे कहते हैं, तो उत्पादन वस्तुओं सेवा में उपयोगिता का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर दे देता है कि आपको कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं, तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं। क्या होता है? श्रम, भूमि, पूंजी, साहस और संगठन, ठीक है? और दूसरा उपभोग। अब कह रहा है कि उपभोग किसे कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि उपभोग किसे कहते हैं। तो उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत
या सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है। एक बार और सुनिए, यानी उपभोग किसे कहते हैं? उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के उपयोग से, ठीक है। अब विनिमय, विनिमय का अर्थ होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या हुआ कि वस्तु के सेवाओं का वस्तु का उत्पादन करने हेतु, यानी कि विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसमें उत्पादन के साधन को क्रय करने हेतु मुद्रा में क्रय मुद्रा में किया जाता है, यानी कि वस्तु के साधनों का मुद्रा से आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा उत्पादन के साधनों का क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान है। अब निवेश, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा भविष्य में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा भविष्य में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, यानी पूंजीगत वस्तु का उत्पादन। जैसे मान लीजिए कि मशीन, ट्रैक्टर, ये सब जो है पूंजीगत वस्तु है जिसके द्वारा हम लोग और अधिक पैसा को अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक आर्थिक क्रिया में ये आएगा आपको कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से प्रकार हैं। लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आएगा कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। शॉर्ट में ये भी आएगा कि आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। फिर ये भी पूछ सकता है क्या कि आर्थिक उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, उपभोग किसे कहते हैं, विनिमय किसे कहते हैं, निवेश किसे कहते हैं। तो ये आप समझ गए शॉर्ट में, इसको सिर्फ मेमोराइज कर लीजिएगा तो आपको सब ये समझ में आ जाएगा। और दूसरा टॉपिक जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा टॉपिक पढ़ रहा है क्या कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। चाहे इंडिविजुअली अगर अलग दे देता कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, या ये दे देगा कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का वह शाखा है, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यक्तिगत इकाइयों का मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल, व्यक्तिगत फॉर्म, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत व्यय, व्यक्तिगत उपभोग, ये जितने भी क्रिया हैं सब क्रिया का अध्ययन। अगर एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, एक उद्योग का अध्ययन करते हैं, एक फॉर्म का उद्योग करते हैं, एक व्यक्ति के आय का उद्योग करते हैं, एक व्यक्ति के व्यय का उत्पादन करते हैं, एक व्यक्ति के उपभोग का और हम लोग अध्ययन करते हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि एक व्यक्ति का अध्ययन, एक व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एक व्यक्ति के उद्योग, एक व्यक्तिगत उद्योग का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एक व्यक्ति के आय का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एक व्यक्ति के व्यय का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो ये आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट समझिएगा, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें सामूहिक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। समझ में आया? यानी कि ये जो है नेशनल लेवल पर, यानी कि एग्रीगेट स्तर, एग्रीगेट लेवल यानी सामूहिक स्तर पर हम लोग को आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए राष्ट्रीय आय, दूसरा कुल बचत, कुल उपभोग, कुल व्यय, कुल उपभोग, कुल व्यय, यानी जहाँ पर आपका कुल वर्ड लगेगा, जहाँ पर कुल वर्ड लगेगा वो सोचिएगा कि माइक्रो का पार्ट है, और जहाँ पर व्यक्तिगत लगेगा ये सोचिएगा कि माइक्रो का पार्ट है। इसमें कहीं भी संशय नहीं है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट कीजिए और देखिए कि जहाँ पर एग्रीगेट शब्द होगा वो माइक्रो का पार्ट होगा, और जहाँ इंडिविजुअल शब्द होगा वो माइक्रो का पार्ट होगा। जहाँ पर आपको
राष्ट्र से रिलेटेड, यानी कि एक देश की राष्ट्रीय आय का गणना करना है, यानी राष्ट्रीय आय का गणना करना है, कुल रोजगार का गणना करना है। अगर रोजगार के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें शॉर्ट में ही आएगा आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं या व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, या आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा इकोनॉमिक्स में और साथ में इंग्लिश टर्म पकड़ने के लिए। हिंदी टर्म में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि इंग्लिश टर्म किसके मीनिंग क्या होता है, तो इंग्लिश टर्म में ज़्यादातर उपयोग इसलिए कीजिएगा कि इंग्लिश टर्म पढ़ना आसान होता है। हिंदी में भी हालांकि याद करना आसान है, लेकिन इंग्लिश टर्म में आपको समझना आसान पड़ेगा, इसीलिए हमको इंग्लिश हिंदी दोनों में हम लोग लिखवा रहे हैं, ठीक है। तीसरा, आर्थिक समस्या क्या है। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, थोड़ा सा खाली दिमाग में रिमाइंड रखना है कैसे क्या है। आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या दो कारणों से होता है। एक परिभाषा थोड़ा सा देख लिया जाए कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया में दो चीज़ होता है, एक होता है सीमित साधन, सीमित साधन, ठीक है। डायग्राम बना के भी अगर पढ़िएगा तो ज़्यादातर दिमाग में कैच होगा कि आखिर में ये डायग्राम में क्या क्या मैटर है, तुरंत मैटर समझ में आएगा, तुरंत लिखने में आसान होगा। असीमित आवश्यकता, असीमित आवश्यकता, असीमित आवश्यकता, ठीक है। आर्थिक क्रिया, सीमित साधन और असीमित आवश्यकता, यानी कि आर्थिक क्रिया समस्या, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग करने से जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसको हम लोग आर्थिक समस्या कहते हैं। इसको चुनाव की भी समस्या कहते हैं, याद रखिएगा। अगर दे दें चुनाव की समस्या किसे कहते हैं, चुनाव किसे कहते हैं, तो उसमें भी यही वर्ड आएगा, चुनाव। यानी कि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने में जो समस्याएं उत्पन्न होती है, जो चयन की समस्याएं उत्पन्न होती है, जो चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, उसको हम लोग आर्थिक समस्या कहते हैं। कहीं दिक्कत, इसको आर्थिक समस्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। आर्थिक समस्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, इसमें जो है 5 तत्व हैं। आर्थिक समस्या को प्रभावित करने वाले 5 तत्व हैं। तत्व देखिए, पहला असीमित साधन, असीमित आवश्यकता, असीमित आवश्यकता, ठीक है, पहला तत्व है। दूसरा है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, तीव्रता में अंतर, ठीक है। तीसरा है सीमित साधन, सीमित साधन, ठीक है। चौथा जो है साधनों को व्यय करने की तत्परता। पांचवा जो है चुनाव की समस्या है। देखिए, इसमें कोई भी चीज़ रटने से ज़्यादा अच्छा कि समझिए। सबसे एकदम बेसिक चीज़ है, एक डायग्राम बेस पर बना लीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब आर्थिक समस्या क्या है, यानी चुनाव की समस्या क्या है, यानी किसी भी आर्थिक प्रणाली में, किसी भी प्रणाली में सीमित साधनों से असीमित आवश्यकता को पूरा करने में जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसको आर्थिक समस्या कहते हैं। इसमें एकदम सिंपल भाषा में याद करना है। आर्थिक समस्या को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्व हैं। पहला है असीमित आवश्यकता, दूसरा है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, तीसरा है सीमित साधन, चौथा है साधनों को व्यय करने की तत्परता, चौथा है चुनाव की समस्या। यानी कि साधन क्या, आवश्यकता क्या होती है। आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, ये तो मिनिमम बेसिक नीड है। इसके अलावा ढेर सारी आवश्यकता है। अब कौन आवश्यकता एकदम मस्ट सबसे पहले पूरा होना चाहिए, किस आवश्यकता को हम लोग बाद में पूरा करेंगे, उसको हम लोग तीव्रता वर्ड ही देते हैं कि हाँ क्या करें। फिर उसके बाद साधन का मतलब क्या होता है, आय, ठीक है।
और साधन हमारा सीमित है, और साधनों को व्यय करने की तत्परता है, यानी कि साधन से कौन सा आवश्यकता को पहले पूरा करेंगे, किस आवश्यकता को बाद में पूरा करेंगे, इसी को हम लोग तत्परता वोट देते हैं। उसके बाद चुनाव की समस्या वही होता है कि सीमित साधन से कौन समस्या पहले पूरा हो, कौन आवश्यकता को पूरा किया जाए, किस आवश्यकता को बाद में पूरा किया जाए, इसमें चुनाव की समस्या आती है। ठीक है, इसमें अब कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, ये बेसिक चीज़ है। थोड़ा सा बनाइए और अच्छा से मेहनत कीजिए, सब हो जाएगा। छोटा छोटा इसीलिए इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में ये नहीं है कि इसमें कौन क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट, इसमें सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर अब जरा क्या कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, क्या है? ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए सबसे पहले देखिए कि अर्थव्यवस्था वर्ड जो दिया है, ये अर्थव्यवस्था हम लोग का कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रितवादी। याद रखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अर्थव्यवस्था क्या 3 प्रकार का हो गया? समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप कह रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में वही चीज़ जो पहले तीसरा क्वेश्चन में जो बताया है कि सीमित साधन और सीमित आवश्यकता, सीमित साधन और सीमित आवश्यकता, जो तीसरा क्वेश्चन में हम लोग बताए हैं आवश्यकता, ठीक है, असीमित आवश्यकता, असीमित आवश्यकता, ठीक है। यानी कह रहा है क्या, किसी भी अर्थव्यवस्था में सीमित साधन से असीमित आवश्यकता को पूरा करने में जो समस्या उत्पन्न होती है उसको हम लोग केंद्रीय समस्या करते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर क्वेश्चन है कि यानी कि देश की अर्थव्यवस्था पर कह रहा है कि तीनों अर्थव्यवस्था में कोई भी अर्थव्यवस्था आप ले लीजिए, उस अर्थव्यवस्था में सीमित साधन से असीमित आवश्यकता को पूरा करने में जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसको हम लोग केंद्रीय समस्या करते हैं। अब केंद्रीय समस्या में क्या क्या आता है भाई? केंद्रीय समस्या में 3 समस्या थी। केंद्रीय समस्या में 3 समस्या थी। देखिए डायग्राम बेस बनाइएगा, आसानी से याद भी होगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। पहला तरह का केंद्रीय समस्या क्या है? क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, एक क्वेश्चन हो गया। केंद्रीय समस्या का पहला हो गया क्या उत्पादन किया जाए, मशीन उत्पादन किया जाए, रोटी उत्पादन, गेहूँ उत्पादन किया जाए, अनाज उत्पादन किया जाए, मशीन किया जाए, कुछ भी। दूसरा नंबर कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। मैंने इसमें पूछ रहा है क्या कि जो भी वस्तु आप मान लीजिए कि ये वस्तु सेलेक्ट किए हैं तो ये वस्तु का उत्पादन हम लोग कैसे करेंगे। उत्पादन 2 पर इसमें विधि को पूछ रहा है, श्रम प्रधान तकनीकी, ठीक है। आए वो है पूंजी प्रधान तकनीकी, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान तकनीकी, यानी कौन तकनीकी को हम लोग उपयोग किया जाए, कौन तकनीकी के द्वारा हम लोग उत्पादन किए जाए, ठीक है। ये समस्या आ गया। और तीसरा हो गया क्या, कैसे वितरण किया जाए, कैसे वितरण किया जाए। यानी कि इसमें भी 2 समस्या था, एगो व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक, ठीक है। अब व्यक्तिगत मतलब हो गया कि
बाज़ार में जो वस्तु आप आता है बेचने के लिए वो असामूहिक हो गए, जो सरकार द्वारा गरीबों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचा जाता है वो, यानी ये दो तरह का वितरण आपको आ जाता है। इसमें दो तरह की समस्याएं आ जाती है, इसमें वस्तु का उत्पादन की समस्या आती है। ये समझ में आया कि केंद्रीय समस्या किसे कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, और दूसरा कहेगा कि केंद्रीय समस्या की कितनी केंद्रीय समस्या, और किसी भी अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी केंद्रीय समस्या है, ये तीनों दे देगा, चौथे में देगा इनमें से कोई नहीं, पांचवा देगा इनमें से सभी। तो आप जैसा ऑप्शन में आपको आएगा वैसे उस तरह मारिएगा, जिसमें तीनों होगा तीनों का आंसर लगाना है। अब इसमें मान लिया देगा क्वेश्चन में कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में उत्पादन कैसे किया जाएगा, क्या अर्थ होता है। अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या में उत्पादन कैसे किया जाएगा, क्या अर्थ होता है। तो लिखिएगा कि अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में चयनित वस्तु का उत्पादन किस विधि से किया जाए, श्रम प्रधान तकनीकी या पूंजी प्रधान तकनीकी। जो तकनीकी, दोनों तकनीकी का जिक्र कीजिएगा। श्रम प्रधान तकनीकी क्या होता है, जिसमें श्रम की मात्रा अधिक होगी। पूंजी प्रधान तकनीकी में पूंजी की मात्रा अधिक होगी, और जो साधन जिस देश में उपलब्ध होगा उसकी अधिक मात्रा उस तकनीकी में प्रयोग की जाती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। नोट करते जाइएगा, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी डायग्राम के साथ आपको बता रहे हैं। इसी तरह का आप कॉपी में अपना तैयार कीजिए कि एक बार देखिए समझ में आ जाएगा कि क्या सर क्या पढ़ाए थे, और इसी से आपको लिखने में आसान हो जाएगा। अब चौथा दे रहेगा, पांचवा उत्पादन संभावना, उत्पादन संभावना वक्र। संभावना वक्र की क्या विशेषताएं, क्या विशेषताएं, उत्पादन संभावना वक्र की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, चौथा 5वां नंबर उत्पादन संभावना वक्र की, यानी कि इंग्लिश में इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसकी क्या क्या कर रहा है, उत्पादन संभावना वक्र की क्या विशेषता है। यानी कि पहले समझ लीजिए, इसको शॉर्ट में हम लोग पीपीसी भी कहते हैं, एक लाइन में समझिए, शॉर्ट में पीपीसी। यानी उत्पादन संभावना वक्र क्या है। उत्पादन संभावना वक्र दो साधनों के विभिन्न सहयोग को बताती है। उत्पादन संभावना वक्र दो साधनों को विभिन्न सहयोग को बताती है, जिसके द्वारा अधिकतम उत्पादन, जिसके द्वारा वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन अर्थव्यवस्था में दिए गए साधन एवं दी गई तकनीकी की सहायता से उत्पादित की जाती है। एक बार और समझिए, यानी कि पीपीसी क्या कर रहा है, पीपीसी कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में दो साधन, यानी जैसे मान लीजिए कि ए और बी, अर्थव्यवस्था में दो साधनों के विभिन्न सहयोगों को बताती है। यानी ये साधन पर फोकस देता है, दो साधनों के विभिन्न सहयोग को बताती है, जो अर्थव्यवस्था में दिए गए साधन एवं तकनीकी ज्ञान के द्वारा अधिकतम वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसका डायग्राम देखिए। जैसे मान लीजिए इसका डायग्राम देखिए, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, एक्स वाई यानी ए और बी। ठीक है, यहाँ मान लीजिए पूंजी हो गया, यहाँ श्रम हो गया, दो साधन हो गया। दो साधनों का कोई भी संयोग ले लीजिए, उत्पादन सेम होगा। ठीक है, मान लीजिए कि 100 पेंसिल का उत्पादन करना है, 100 पेंसिल का उत्पादन, तो श्रम का मान लीजिए कि 2 श्रम 2 पूंजी, जी जैसे भी लीजिएगा वैसे उत्पादन आपका होने लगा। तो ये क्या कहलाता है, कॉनकेव टू ओरिजिन। समझ लीजिए, कॉनकेव टू ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से
मूल बिंदु से न तो उधर, हिंदी में ये पीपीसी जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता है, याद रखिएगा। पहले कहेगा पीपीसी जो होता है मूल बिंदु से कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है कि कॉनकेव होता है, एकदम ध्यान में एकदम रखिएगा, कॉनकेव होता है। मूल बिंदु जो होता है मूल बिंदु से कैसे होता है, कॉनकेव होता है ना। हिंदी में अगर वर्ड देगा तो नतोदर होता है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि मूल बिंदु से कॉनकेव क्यों होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दे कि वाई पीपीसी कर्व कॉनकेव टू ओरिजिन, वाई पीपीसी कर्व कॉनकेव टू ओरिजिन, पीपीसी कर्व मूल बिंदु से उन्नतर क्यों होता है। तो इसका मूल कारण क्या होता है, सीमांत बढ़ती हुई लागतें, सीमांत बढ़ती हुई अवसर लागत, सीमांत बढ़ती हुई अवसर लागत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए आप इस पर फोकस दीजिए। डायग्राम बेस में कहेगा कि पीपीसी कर्व जो होता है कॉनकेव टू ओरिजिन क्यों होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा। तो इसका आंसर सीमांत बढ़ती हुई अवसर लागत। सीमांत बढ़ती हुई अवसर लागत का क्या मतलब होता है कि दो साधनों में अगर की मात्रा को अगर किसी साधन की मात्रा को एक वस्तुओं में लगातार बढ़ाया जाए, उत्पादन में बढ़ाया जाए, एक साधन की मात्रा को अगर लगातार किसी वस्तु में बढ़ाई जाती है तो उस वस्तु की सीमांत अवसर लागत जो है लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए इसके थोड़ा विशेषता के बारे में देख लिया जाए कि क्या विशेषता है। नंबर तो यहाँ पर आपको बता दिए, एक नंबर में कि कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। दूसरा जो होता है सेकंड नंबर, यहाँ पर सेकंड नंबर, ये पीपीसी जो होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर, यानी कि बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, झुका होता है, इसे लिखिए ना, झुका होता है, ठीक है। इसका दो मुख्य विशेषताएं हैं। एगो पहला ये मूल बिंदु से नतोदर होता है, और दूसरा ये बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका रहता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए छठा नंबर देखते हैं हम लोग। छठा नंबर 6 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एमयू तथा टीयू में क्या संबंध है, यानी कि ये हो गया सीमांत उपयोगिता, और ये हो गया कुल उपयोगिता। यानी कह रहा है व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या अंतर है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसका परिभाषा। सीमांत उपयोगिता क्या कहलाता है कि किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग करने से, कुल उत्पादन में, कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसको हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी एमयू बराबर होता है TUN माइनस 1, ठीक है। यानी कि अगर दूसरे भाषा में कहें TUN बराबर डेल्टा TU बटा डेल्टा N, ठीक है। यानी कि अच्छा कुल उपयोगिता क्या कहलाता है कि किसी वस्तु के कुल इकाइयों के प्रयोग से, जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको हम लोग कुल उपयोगिता कहते हैं। TU बराबर होता है MU समेशन MU। ये फार्मूला याद रखिएगा, और ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ये 3 फार्मूला आपको मिला है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या, मान लीजिए कि वस्तु की इकाई, ठीक है।
यहाँ पर MU और यहाँ T, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ देखिए 40 30 20 10 0 और छठा रख लीजिए -10, ठीक है। अब इसको देखिए 40 70 90 100 100 90, ठीक है। यहाँ देख लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब देखिए क्या कर रहे थे कि रिलेशन, पहला देखिए एग्जाम्पल से रिलेशन को हम पता कर सकते हैं कि क्या इसमें हो रहा है। वस्तु की इकाई में, ठीक है। तो देखिए पहला रिलेशन नंबर 1, संबंध। शुरू में MU और तथा TU दोनों धनात्मक होते हैं, ठीक है, धनात्मक होते हैं। पहला बात समझ में, पहला यहाँ हो गया कि दोनों धनात्मक होते हैं, ठीक है। लेकिन TU जो है घटते हुई दर से बढ़ती है, नंबर हो गया, कहीं दिक्कत, बढ़ रही है, घटती हुई दर से बढ़ रही है, लेकिन घटती हुई दर से। दूसरा, जब TU शून्य होता है तो MU अधिकतम बिंदु पर होता है। गौर से देखिए, तीसरा है, लिख देते हैं, उसके बाद समझेंगे। जब MU ऋणात्मक होती है तो TU घटने लगती है, ठीक है। अब तीनों देखिए, एकदम आसान है कि TU और MU में क्या संबंध है, MU और TU में क्या संबंध है। तो TU में संबंध को हम एक चीज़ से, एक उदाहरण के द्वारा दिखा सकते हैं, एक डायग्राम के द्वारा भी हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम है, TU और MU, X रुकिए 1 मिनट। और ये ऊपर जाएगा 50 60 70 और उसके बाद ये गिरेगा। तो ये जो जहाँ पर गिरेगा ये मैक्सिमम बिंदु, या तो पेंसिल स्केच से बनाया जा रहा है, इसीलिए हो रहा है। वस्तु की इकाइयाँ, ठीक है। यहाँ TU और MU, ठीक है। 0 बिंदु, -10 10 20 30 40 50 60 70 80, ये ऊपर जाएगा। और ये रेखा भी जो है ऊपर से होते हुए जाएगा नीचे की तरफ। जैसे ये जो रेखा जो बना हुआ है, ये रेखा जो बना है, ये ऊपर से होते हुए जाएगा। ये देखिए,
ये ऊपर से होते हुए ये रेखा यहाँ से ये 30 से ऐसे होके ऐसे जाएगा, ठीक है। ये टी यू कहलाएगा। अब देखिए डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा दिखा सकते हैं। पहला क्या है कि शुरू में टी यू और एम यू दोनों धनात्मक होता है, लेकिन टी यू घटते हुए दर से ये बढ़ रहा है, ये ऊपर की तरफ, लेकिन ये क्या हो रहा है कि घटते हुए दर से बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे घटते हुए दर से बढ़ रहा है, ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद कह रहा है क्या दूसरा है, जब टी यू शून्य होगा तो एम यू मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका। और तीसरा कह रहा है कि जब एम यू ऋणात्मक होगा, जब ये माइनस में जाता है तो एम यू जो टी यू जो होता है वो घटते जाता है। एम यू जब ऋणात्मक होगा यानी सीमांत उपयोगिता जब ऋणात्मक हो जाएगा तो कुल उपयोगिता जो है घटने लगता है, ठीक है। अब इसमें जो है इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ज़्यादातर समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 7 नंबर कह रहा है क्या, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के किसे कहते हैं? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अन्य नाम क्या है, किस नाम से इसको जानते हैं? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम के नाम से जानते हैं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या करता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु के इकाइयों का उपयोग किया जाता है वैसे वैसे उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, ठीक है। इसमें वही जो हम आपको डायग्राम दिए हैं, वस्तु की इकाई, वस्तु 1 2 3 4 5 6 वस्तु की इकाइयाँ, और यहाँ एम यू हो गया, यानी 40 30 20 10 0 -10 ये हो गया कि जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों का प्रयोग किया जाता है वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता घटते जाती है। डायग्राम से भी आसानी से दिखा सकते हैं, जो हम लोग 1 2 3 4 वाई डैश 0 x, तो यहाँ -10 10 20 13 14 यहाँ 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ से, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन में अगर शॉर्ट में भी आता है तो ये डायग्राम भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि हाँ सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, इसे गोसेन के प्रथम नियम कहते हैं। और परिभाषा अगर लिखना है तो परिभाषा लिख सकते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों का जैसे जैसे प्रयोग किया जाता है वैसे वैसे वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटते जाती है। एग्जाम्पल में मान लिया कि रोटी अगर हम लोग जैसे जैसे खाएंगे, भूख तेजी में लगी है, जब पहला रोटी खाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है तो सीमांत उपयोगिता अधिकतम होता है। दूसरा रोटी खाएंगे तो उसके सीमांत उपयोगिता घटते जाएगा, तीसरा खाएंगे तो और घटेगा, चौथा खाएंगे तो, अब पाँचवा में जब पेट भर जाएगा तो खाने का मन नहीं करेगा, ज़बरदस्ती हम लोग खाएंगे तो क्या होगा, वोमिटिंग हो जाएगा। तो जैसे जैसे वस्तु की इकाई का प्रयोग करते हैं वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटने लगती है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक नंबर सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं? सब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये जो है गोसेन का द्वितीय नियम भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसे गोसेन का, ये और आसान है, ये थोड़ा सा देखिएगा, ये बराबर इसमें लड़का लोग फंसता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इस बार के लिए आएगा क्वेश्चन। तो गोसेन का सब सीमांत उपयोगिता नियम जो है
इसको हम लोग गोशे का द्वितीय नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या एक परिभाषा देख लीजिए कि वस्तु अपने आय को व्यक्ति जो है, व्यक्ति अपने आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है। एक बार और सुनो, व्यक्ति अपने आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तुओं पर खर्च करने वाली मुद्रा की अंतिम इकाई, प्रत्येक वस्तुओं पर खर्च करने वाली मुद्रा की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो आपस में बराबर होती है। एक बार और सुनिए, सम सीमांत का मतलब क्या है कि सीमांत उपयोगिता समान हो। सम सीमांत उपयोगिता जो है व्यक्ति अपने आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि विभिन्न वस्तुओं पर खर्च की जाने वाली मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर होती है। ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझ लेते हैं जल्दी से। व्यक्ति का आय जो है सीमित होता है। व्यक्ति अपने आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि मान लीजिए कि व्यक्ति के पास 5 रुपया है, 5 रुपया है। ठीक है, अब इसको कैसे खर्च करेगा? जिसे मान लीजिए कि मुद्रा की इकाई एक ए वस्तु और यहाँ बी वस्तु। ठीक है, ए वस्तु ठीक है, तो मुद्रा की इकाई से को दो वस्तु पर हमको खर्च करना है कि कैसे खर्च किया जाएगा। दो वस्तु पर हम लोग कैसे खर्च करें कि दोनों वस्तु की सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर होगी। देखिए, पहला एक फार्मूला दिए थे कि एक वस्तु के लिए सम सीमांत उपयोगिता राशि नियम क्या होगा। फार्मूला देखिए, MU(x) बटा PX बराबर MUM। पहला हो गया सिंगल वस्तु के लिए, एक वस्तु पर जब पैसा खर्च करेगा तो स्वाभाविक 5 रुपया है। अगर हमको बिस्किट लेना तो पूरा 5 रुपये का बिस्किट ले लिए तो उसका सीमांत उपयोगिता का फार्मूला ये होगा। अगर मान लीजिए कि एक से अधिक वस्तु लेना है तो MU(x) बटा PX बराबर MU(y) बटा PY बराबर MU(z) बटा PZ डैश MUM। यानी कि विभिन्न वस्तु को जो पैसा हम लोग खर्च करेंगे उसके एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता, दूसरी वस्तु की, तीसरी वस्तु की, सबका सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर होगा। तो मान लीजिए हम लोग पास 5 रुपये हम लोग रखे हुए हैं, तो 5 रुपये रखे हुए हैं ए और बी पर खर्च करें तो हम लोग कैसे खर्च करेंगे। तो मान लीजिए इसको हटा दीजिए। तो मान लीजिए कि हम लोग ए पर 1 रुपया और बी पर 4 रुपया हम लोग खर्च करते हैं तो कैसे होगा। तो मैंने 4x इसमें कैसे काउंट किया जाता है प्लस y बराबर कितना होगा। यानी कि इसके सीमांत उपयोगिता को हम लोग को टोटल को जोड़ना है। यानी कि इसको जोड़ेगा तो 10 20 28 यानी कि 28 प्लस 12 यानी कि जहाँ पर मैक्सिमम उपयोगिता होगी वहीं पर हम लोगों को पैसा खर्च करना है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें आप काउंट कीजिएगा अपना। तो इसमें जो है आपका मैक्सिमम उपयोगिता यहाँ पर आता है आपका 10, यहाँ 8। ठीक है, तो ये 1 और ये इस पर जो है हम लोग का मैक्सिमम उपयोगिता आता है जिस पर हम लोगों को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यानी कि 2 रुपया हम लोग एक वस्तु पर यानी 2 गुना यानी दोनों को जोड़िएगा 18 प्लस 3 रुपया y पर यानी तीनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 22 30 3 गुना 30 यानी कि तो 36 प्लस 90 बराबर 100 कितना होगा 126। मैक्सिमम संतुष्टि यानी मैक्सिमम उपयोगिता खर्च करने पर मैक्सिमम उपयोगिता हमको इतना मिल रहा है।
ये उपयोगिता को हम लोग यूटिल में उपयोग करते हैं, यानी कि 126 यूटिल प्राप्त होता है। दो हम लोग वस्तु की 2 इकाइयाँ हम ये वस्तु पर वस्तु की मुद्रा की तीसरी इकाई जो है हम लोग बी वस्तु पर खर्च करेंगे तो हम लोग को मैक्सिमम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि मांग का नियम। चाहे मांग क्या है ये पहले देख लिया जाए। मांग क्या है तथा इसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। इसको कौन कौन से तत्व इसके कौन कौन से तत्व आवश्यक है, इसके लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक है। मांग किसे कहते हैं, मांग किसे ये लास्ट मांग एक निश्चित समय में उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में जितनी वस्तु की मांग की जाती है, एक उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में जितनी वस्तु की मांग की जाती है उसको हम लोग मांग कहते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले 5 तत्व होते हैं। पहला एक वस्तु, ठीक है। दूसरा क्रय करने हेतु साधन, ठीक है। तीसरा साधनों को व्यय करने की तत्परता। चौथा निश्चित कीमत और 5वां निश्चित समय। ये 5 तत्व है किसी भी मांग के लिए। ये 5 तत्व अनिवार्य है। मतलब कहने का मतलब है कि एक उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर वस्तुओं की जितनी मांग की जाती है उसको हम लोग मांग करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।